Okay, good morning to all of you and welcome back to the last class of the day. I hope there is English class after this. लेकिन आज तो शायद एलन भी है ना? हाँ चलो ठीक है, अच्छा ही है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना? अच्छा, before we start the proceedings of the day, क्योंकि yeah, I know Alan है. Already some messages are there. Aryan, Som, Arnav says good morning. Aryan says कि Alan है. ध्रुव गुप्ता गुड मॉर्निंग. सो मैं सेट के एलन के पेपर 1 के डाउट्स भी है. हाँ, इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ कि ना एक स्ट्रक्चर बनाया जाए कि तो वो डाउट डिस्कशन भी हो जाए. वैसे मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा जो हम लोग का फिजिक्स ग्रुप बना हुआ है, एक अलग से फिजिक्स ग्रुप भी तो बना हुआ है. उसमें आई थिंक थोड़ा बहुत डाउट भी डिस्कशन भी हो सकता है ना? जैसे एलन के डाउट आपस में ही थोड़ा डिस्कस कर लो, फिर जहां जहां जरूरत पड़ेगा तो फिर देन इवन आई कैन आल्सो इंटरव्यू, है ना? क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम तो खैर मुझे भी नहीं मिल पाएगा, बट जितना हो सके एटलीस्ट देयर विल बी प्रोसेस. हाँ मालूम है, सोल्यूशन तो बेटे गिवन है. अरियंत सेट की सोल्यूशन तो गिवन होता है, आई अंडरस्टैंड. बट कई बार वो सोल्यूशन में भी कई बार थोड़ा सा डाउट रहता है, किसी को रह सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. अर्नव सेस की कोई वार्निंग ही नहीं दिए गए, एक दिन का नोटिस भी नहीं दिया गया, तो इसके लिए वार्निंग चाहिए. वार्निंग देखो एलन आ रहा है ना, ध्यान रखना. चलो, आई थिंक नाउ यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठंड में मान लो कंबल ओढ़ के सो रहे हो और जगाया जाए कि चलो भाई एलन है, तो यू शुड बी रेडी. अब तो मिलिट्री रेडीनेस होना चाहिए ना. आई मीन दैट्स व्हाट वी से दैट प्रिपरेशन इज परफेक्ट मींस मिलिट्री रेडीनेस. कि रात को सोते हुए भी अगर सडनली बोल दिया जाए कि वहां से फायरिंग स्टार्ट हो गया है, तो लाइक विद इन फ्यू सेकेंड्स, आई मीन, है ना, यू शुड बी लाइक फुल्ली रेडी. वैसे यू नो दिस कमांडो ट्रेनिंग जो दिया जाता है ना, कमांडो ट्रेनिंग में यू हैव टू वियर अ लॉट ऑफ थिंग्स. ड्रेस तो है ही है, बुलेट प्रूफ है ना, हेलमेट है, फिर वो हेड गियर यहाँ पे भी लगाते हैं, मतलब बुलेट उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए. फिर देन देयर आर 4-5 गन्स, है ना, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, फिर मशीन गन, वो AK-47 वगैरह, जो भी आजकल तो AK-56 भी आ गया. तो उनका ना कुछ टारगेट होता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग यू टू गेट फुल्ली ड्रेस्ड. तो उसका एक पूरा ड्रेस रिहर्सल होता है एवरी डे, और विद इन आई थिंक शायद 45 या 46 सेकंड्स के अंदर दे आर फुल्ली ड्रेस्ड. उसमें शूज भी है, शू लेस भी है, ग्लव्स भी है, हेलमेट भी है, ईयर, वो आईज के सामने वो एक उनका विजन इंप्रूवमेंट ग्लासेस भी होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. या कई बार नाइट गॉगल्स भी होता है कि रात के टाइम भी, यू नो, इंफ्रारेड विजन. तो ऑल दिस थिंग्स दे वियर इन जस्ट 45-50 सेकंड्स. उनका कुछ टारगेट होता है और उसका स्पेशल ट्रेनिंग भी दिया जाता है. तो यू शुड बी दैट मिलिटरी रेडी, नॉट नीडिंग एनी काइंड ऑफ नोटिस, है या नहीं? तो आप तो आइडियल केस की बात कर रहे हो. देखो पूरे फिजिक्स में 80% तो आइडियल केस है, तो थोड़ा बहुत आइडियल केस की बात तो हम कर ही सकते हैं, है ना? देयर इज वन सजेशन फ्रॉम ओम एंड दैट इज अगर टाइम मिला तो YouTube पे चैप्टर की प्लेलिस्ट बना देना. ये ना मेरे सजेशन एक दो और बच्चे ने भी किया, इवन 12th वाले बच्चे भी कह रहे थे कि एक प्लेलिस्ट का सजेशन दे देना, कर देना. मैं देखता हूँ, पहले ना एक बार मैं बैठता हूँ, देखता हूँ प्लेलिस्ट मुझे बनाना आएगा या नहीं, बिकॉज़ आई हैव नेवर मेड इट, बट आई होप इट्स इजी प्रोसेस. सारा प्रोसेस इजी होता है. आई विल ट्राई वन डे. अभी तो ब्रेक आ रहा है ना, अभी नेक्स्ट वीक से ब्रेक आ रहा है, तो लेट मी ट्राई. अगर एक बार मुझे एक बार समझ में आ जाए ना कैसे कैसे करना है, देन आई थिंक इट्स एन इजी जॉब, नथिंग वेरी डिफिकल्ट. ठीक है ना? आर्यन सेज कि इंडियन कमांडो ट्रेनिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड. ऐसे नहीं है. ऑल द कमांडो ट्रेनिंग आर प्रीटी टफ, बट हाँ, दो चीजों में इंडियन कमांडो ट्रेनिंग इज सपोज टू बी वेरी सुपीरियर कंपेयर टू द वर्ल्ड. मैं बताता हूँ क्यों. एक है माउंटेन वारफेयर. अभी रिसेंटली चाइनीज जर्नल इमेजिन करो ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स, चाइनीज जर्नल में लिखा हुआ है इज दैट इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ बजट, it's not the Russians, Germans, Americans or Chinese or any others who are good at mountain warfare. Indian commandos in mountain warfare are far ahead. So like that's one thing. और एक इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊं, जंगल वॉरफेयर. एक मिजोरम में एक जगह है, जहां पे यू वोंट बिलीव इट, जर्मनी, जापान, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये लोग आते हैं जस्ट टू गेट ट्रेनिंग इन जंगल वॉरफेयर.
तो एक मिजोरम में उन्होंने एक जगह बनाया where I think 8 days they have to go without food and they have to survive only on snakes, है ना, snakes, then you know insects, all whatever is available in a jungle. There is no food provided. 8 दिन, एक दिन नहीं और एक लंच डिनर नहीं, 8 दिन की बात कर रहा हूँ. And then you have to, अच्छा wild animals है ना, सब कुछ है. और फिर they have to cover certain, I think every day 20-30 kilometers in a mountainous region full of jungles. तो इसका पूरा कमांडो ट्रेनिंग होता है. This is just one module. Just there are many modules as such. Anyway, military is always interesting thing. I mean, fascinating thing. So those who are interested could maybe try someday. ठीक है ना? मैं कभी अपना भी कहानी सुनाऊंगा मिलिट्री का. Not that I've joined one, but I did try. तो कभी सुनाऊंगा फुर्सत में. चलो, anyway, let's start. We had a chit chat already. पहले तो उस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं मैं, जो कि ये मैंने पूछा आज, दैट इज रिगार्डिंग दी बर्नर. देखो, बर्नर का मैं अगर बेसिक डिजाइन देखता हूं तो बर्नर का डिजाइन ऐसे भी तो हो सकता था कि एक पाइप है और यहाँ पे वो गैस का नॉब होगा जो कि घुमाते हैं हम लोग ऐसे करके, है ना. और जस्ट अ सेकंड, मुझे लगता है ना मैंने शायद बट देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट रूल. पता है इसमें इस पाइप, ये पाइपलाइन है, गैस का पाइपलाइन. इसमें पता क्या होता है, एक छोटा सा होल है और यू वोंट बिलीव इट, गैस के और जो बर्नर है, कभी अगर देखो तो पता चलेगा बर्नर का ऐसे होता है. यहाँ पे एक वो है, इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पे इतना बड़ा नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर टाइप का है, बल्कि इतना पास में भी नहीं, हाँ एक सिलेंडर टाइप का है और वो जाके बर्नर पे एंड होता है, समथिंग लाइक दिस. और ये बर्नर हो गया, ठीक है ना. कई बार डबल लेयर में भी होता है और ये सारे वो उसके जो होल्स, कई बार डबल लेयर में भी होता है, मतलब जैसे एक सेट ऑफ होल्स यहाँ पे है, फिर एक और सेट ऑफ होल्स इसके ऊपर थोड़ा सा और ऊपर हो जाता है, उसमें भी है ना, एक्सेट्रा. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, कई में देखना सिंगल लेयर ऑफ होल्स होता है, कई में डबल भी होता है, तो डिपेंड करता है. चलो खैर, उतना तो मैटर नहीं करता. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट व्हेन यू ओपन द नॉब, दिस गैस गोज लाइक दिस. यानी इमेजिन करो, ये सारा खाली एरिया है, सारा खाली एरिया है. सारी बाप रे, तो बहुत डेंजरस है, ये तो आग लग जाएगा फिर तो, अगर खाली गैस है तो. The answer is actually, honestly speaking, it is slightly unsafe. लेकिन फिर भी करना पड़ता है. अब जरा सोचो क्यों करना पड़ता है. इमेज से जरूरत क्या है, यहीं से पाइप लगा दो, सीधे गैस पहुंच जाएंगे. तो देखो, अगर ऐसे करोगे ना कि यहीं से पाइप लगा दो, नॉब खोलती, गैस यहाँ से यहाँ सीधे आ जाए और वो बर्नर पे चला जाए, जो भी है बर्नर, ठीक है ना. इन दैट केस पता है प्रॉब्लम क्या होगा, कि गैस तो गैस है, गैस यहाँ पे आया और यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट. अच्छा, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, गैस में तो ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या होगा ना, गैस को सिर्फ आउटर बाउंड्री में ही ऑक्सीजन मिल पाएगा, क्योंकि जहां पे गैस एयर के साथ मिक्स हो रहा है, बस एक थिन लेयर, वहीं पे बर्निंग होगा और इम्प्रॉपर बर्निंग होगा, यानी इनकम्प्लीट बर्निंग होगा. इनकम्प्लीट बर्निंग का मतलब क्या होता है, देखना विद इन फ्यू सेकेंड्स, देखना बर्तन नीचे से पूरा काला हो जाएगा, जिसमें सूट जमा हो जाता है. और देखना कई बार होता है गैस में ऐसे प्रॉब्लम, जैसे कुछ गड़बड़ होता है ना, ठीक से एयर मिक्सिंग नहीं हो पाता है, ऑल व्हाटएवर, कई बार हो जाता है. पुराने गैसेस एंड ऑल जहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है, वहां पे देखना ये प्रॉब्लम आता है. क्या प्रॉब्लम आता है कि एयर ठीक से मिक्स नहीं होता है, तो देखना बर्तन नीचे से काला होने लगता है, तो फिर पूरा अंदर से सफाई करना पड़ता है कि पैसेज ठीक से क्लीन एंड ऑल. नाउ लेट्स लुक एट द रोल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. बर्नौलीज थ्योरम, अच्छा अगर मैं ऐसे करता तो इन दैट केस क्या होता है, इनकम्प्लीट बर्निंग. क्यों, क्योंकि गैस मिक्स होने का मौका ही नहीं मिला. जहां मिक्स होना है वहीं पे बर्निंग भी करा रहे हम लोग, तो मिक्स होने का टाइम ही नहीं मिला, तो यानी इनकम्प्लीट बर्निंग. इसमें क्या होता है, एज यू नो दैट यहाँ पे जो गैस का स्पीड होगा, इस जगह पे V हाई, तो क्या होता है, प्रेशर लो, एंड देयरफॉर सराउंडिंग एयर आल्सो गेट्स इनटू इट. क्योंकि भाई बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा हो गया, है ना, और यहाँ का प्रेशर कम है, तो बाहर का जो सराउंडिंग एयर है वो भी अब इसके साथ मिक्स हो जाएगा. यानी अब ये क्या हो गया ना, LPG प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन मतलब थ्रू एयर में, है ना, एयर के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो मिक्स हो जाता है. यानी जब तक यहाँ पे बर्नर पे गैस पहुंच रहे, तो इट इज नो मोर LPG प्योर, इट इज LPG प्लस ऑक्सीजन, and therefore now the burning is good, and we know that burners we have been using for so many years, and बर्तन भी हम लोग यूज करते हैं सालों साल. धीरे धीरे देखो बर्तन काला हो जाता है, नो डाउट, बट दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द बर्नर, दैट्स बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस. कई बार जैसे खाने पीने कोई छोटा मोटा टुकड़ा रह जाता है, तो वहां पे वो कंटिन्यूअसली बर्निंग हो, काला होकर वो जम जाता है,
फिर हम लोग उतना अच्छे से साफ नहीं करते हैं, फिर कभी और करते करते बर्तन काला हो जाता है. बट लेट्स नॉट ब्लेम इट ऑन द बर्नर एज सच. ठीक है ना. नाउ द मेन थिंग इज दैट अगर मैं इस पैसेज को खाली नहीं रखता हूं, आई नो इट्स रिस्की, ये रिस्की जरूर है. कल को अगर तुम्हें काम करना, जैसे एक मतलब ऑब्वियसली नहीं करोगे, हम जस्ट सेइंग, आई मीन जैसे एक काम करता हूं, एक गैस को एक बर्निंग एरिया में डाल देता हूं और गैस को खोल देता हूं, पूरा एक्सप्लोजन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी एयर मिक्स हो चुका है. तुम एक पूरा बर्निंग एरिया में डाल देते हो तो गैस तो यहीं पे बर्न करता है ना. So therefore it won't burn in a regulated manner as it is happening here. तो यहाँ पे तो uncontrolled सारा कुछ हो जाएगा. So in that case anything can happen, including explosion. ऐसे जरूरी नहीं कि एक्सप्लोड कर जाएगा, हो सकता है उसके पहले तुम दोबारा इसको कंट्रोल करके बंद कर दोगे. But I'm just saying these are eventualities that might happen. ठीक है ना. चलो let's now continue. So that was the role of Bernoulli's theorem in a burner and that's why this is safe. क्यों भाई, पाइप से सीधा पाइप लगा दिया, ये तो पूरा सेफ है. क्यों? यहाँ पे तो कोई गैस लीकेज का कोई चांस ही नहीं है. इसमें गैस लीकेज का भी चांस है. अगर मान लो इस चीज को, ये जो सिलेंडर है, ये अगर तुम थोड़ा सा हिला दो यहाँ, अब मान लो बाई चांस कुछ शिफ्ट हो गया, यहाँ सपोज बेंड हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो गैस तो यहाँ जा रहा है, गैस तो इस सिलेंडर में ही नहीं आ रहा है. अब तुम वहां पे आग जला रहे हो तो गैस तो चारों तरफ चला के अभी आग पूरा कमरे में फैल सकता है. So there is a little risky thing in this, but yes we are forced to do it. Why? Because otherwise burning ठीक से नहीं होगा. ठीक है. बट एनीवे ऑब्वियसली ऐसे तो हम होने नहीं देंगे. ये पूरा गैस का जो वो होता है, ओवन होता है, वो मजबूत बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि हिल जाएगा कुछ भी करके. बट वी नो दैट देयर आर एक्सीडेंट्स व्हिच हैव टेकन प्लेस एंड दैट्स दिस रीजन ओनली एंड दैट इज मे बी बिकॉज़ ऑफ सम रीजन वो शिफ्ट हो गया, इधर से गैस लीक हो रहा है. बट ये तो तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि गैस अगर लीक होता है ना तो तुरंत वो सेंट से पता चल जाता है. So like we can take corrective action based on that. Okay. There are comments on that military thing. Dev says and Rishabh also says कि guerrilla warfare. Krish says कि स्कूल में भी ऐसे कमांडो ट्रेनिंग होना चाहिए. Okay. Now there is a emotional comment by Dhruv and that is Pakistan से तो ज्यादा 1000 times difficult होगी. Let's not try competing with Pakistan. I mean it's anyway or semi failed state, तो like उसके साथ हम लोगों को कोई comparison नहीं है. So let's not start talking about them. Om Patel, you are right. Methyl mercaptan is what is used for that smell thing and all. Chalo, let's come back to our business. We were discussing about ideal fluids till now. Now today we'll talk about viscous fluids. Now viscous fluid का मतलब क्या होता है? Viscous means resistance to flow, है ना? यानी resistance होता है between layers of liquid. So this is resistance to relative motion, ठीक है ना? Between layers of liquid. ठीक है? Relative motion between layers of liquid. इसके बीच में जो resistance create होता है, that is what is called as viscous force or viscous drag. The same meaning is there for these two words, and that is viscous force and viscous drag. However, viscous force is an extremely complicated force. It's an extremely complicated force. In fact, viscous force के हर situation या हर type के situation के अलग-अलग formula. और वो भी ऐसे नहीं कि कोई constant factor change होता है, no. Totally different kind of formula. पाइप के अंदर अलग टाइप का फॉर्मूला, स्फेरिकल के अलग फॉर्मूला, अगर फ्लैट एरियाज ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहे तो अलग टाइप का फॉर्मूला, टोटली अलग फॉर्मूला, कोई एक दूसरे से मेल भी नहीं खाता. सो दैट्स व्हाई विस्कस फोर्स इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड फोर्स. हम लोग के सिलेबस में उनमें से, बिकॉज़ देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फोर्सेस पॉसिबल, आई मीन फोर्सेस फॉर्मूला पॉसिबल, उनमें से दो तीन सिचुएशंस हम लोगों के सिलेबस में. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन रिगार्डिंग दोस फॉर्मूले. ठीक है? Let's start with the first one, and that is, you know, if I look at, let's say, a river flow, if I let's say look at a river flow, और अगर उसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम अगर बनाया जाए तो देखो ये रिवर होता है. अब मेरा एक क्वेश्चन सुनो. सपोज मैं कहता हूं कि रिवर का जो टॉप लेयर है उसका वेलोसिटी है सपोज 4 मीटर पर सेकंड. सपोज अब बताओ इसके बॉटम लेयर का अप्रोक्सीमेटली क्या होता होगा? बताओ जरा.
इसके बॉटम लेयर के अप्रोक्सीमेटली क्या वेलोसिटी होता? ओके, वी ऑलरेडी हैव वन आंसर, टू आंसर्स, थ्री आंसर्स, फोर. ध्रुव 0, अर्नव लेस देन 4, आदित्य माथुर 0, अंश 0, अरियंत 0, ध्रुव 0, ध्रुव गुप्ता 0, आई मीन श्रेयसी बसाक 0. चलो ठीक है, they are all correct, they are all correct, but the only thing is that how do you know? How do you know, isn't it? So you might say, I've already studied the topic, so I know. There is a certain scientific thing that happens, and that is in steady state, a solid and a liquid is always at relative rest. So I will repeat, in steady state, not in turbulent state or in intermediate state, in steady state, a solid and liquid layer in contact is at relative rest. अच्छा, अगर मान लो तुम इसका एविडेंस जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ एविडेंस. कभी ना नेशनल ज्योग्राफी के एनिमल प्लैनेट इस टाइप के जो है ना एपिसोड्स देखना, जिसमें वाटर प्लांट्स या वाटर एनिमल्स को डील करते हैं. देखना ये लोग सब वो सब लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं, विद कैमरास एंड ऑल, दे गो डाउन इनटू द रिवर बेड में, और देखना वहां पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेजेस आता है. अब बताओ, अगर मान लो यहाँ पे भी पानी फ्लो कर रहा है, तब तो ये मिट्टी उठा के उसको पूरा स्लरी काइंड ऑफ वाटर होगा और मडी वाटर होगा. मडी वाटर का मतलब क्या होता है? अच्छे से दिखेगा भी नहीं, व्यू भी अच्छे से नहीं होगा. ऐसे होना चाहिए ना, लेकिन ऐसे नहीं होता. देखना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. इनफैक्ट उसके देखना पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ तो नहीं होते खैर, पौधे जो होते हैं है ना, या जो एनिमल्स वहां पे होते हैं, कई बार कलर्ड फिश एंड ऑल, दे आर क्लियरली विजिबल, ब्यूटीफुली विजिबल. एक चीज और भी है, वो पौधे देखना, अगर मान लो यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा होता तो वो पौधे देखना ऐसे ऐसे होने चाहिए थे, बट ऐसे नहीं मिलेंगे. तुमको मिलेंगे सिंपली स्टैंडिंग एज इफ देयर इज नथिंग हैपनिंग अराउंड. यानी देखना ऐसे ऐसे मिलेंगे, बिल्कुल नॉर्मल पौधे की तरह, बिल्कुल वर्टिकली स्टैंडिंग. दैट इज द डिफरेंस. यानी यहाँ पे वेलोसिटी 0. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज लाइक दिस, कि अगर ऊपर का लेयर का देखो वेलोसिटी तो कुछ ऐसे होगा, और नीचे जाते जाते वेलोसिटी 0 हो जाता है, और इसका एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है. दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी प्रोफाइल. ये नाउ यू माइट से ये डायग्राम आपने कहां से बना दिया? ये तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली देखा गया. जैसे वेंचुरीमीटर ले जाओ और वेंचुरीमीटर अलग अलग लेयर पे रखो, and then calculate and find out the velocity. That can be very easily done. और ये साइंटिस्टों ने किया एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये किया कि अप्रोक्सीमेटली एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है. अप्रोक्सीमेट एक लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल बनता है. अब क्या हो रहा है? इसका मतलब कि हर लेयर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली मूव कर रहा है, तो देयर इज ऑपोजिशन, एंड दैट ऑपोजिशन हैज ए फार्मूला. तो मैं सीधे फार्मूला पे आ रहा हूं. लेट्स नॉट डू अ डिटेल डिस्कशन. F is equal to eta A dVdr. dVdr is called as velocity gradient. अगर मान लो इसका हाइट h है, तो इस केस में जो dVdr होगा वो होगा v by h. अगर इसका वेलोसिटी v है तो ठीक है, v अपॉन h. लेकिन ये लीनियर प्रोफाइल है. कल को अगर नॉन लीनियर प्रोफाइल होगा तो dVdr तो है ही है. Now eta is the property of the liquid. Property of the liquid, and that is called as coefficient of viscosity. A is the area involved. कि अगर मान लो विस्कस फोर्स देखते तो ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स होगा तो एरिया बढ़ा हो तो ऑब्वियसली ऑपोजिट फोर्स ज्यादा होगा. तो A is the area involved, means लेयर का एरिया, एरिया ऑफ द लेयर, एरिया ऑफ लेयर. ठीक है. Just to give you an example, suppose मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, and that is, ये एरिया, सपोज इसका वेलोसिटी है 7v और इसका है 3v. वेरी इजी क्वेश्चन. और ईटा इज द विस्कोसिटी लेयर. अब मैं ना यहाँ पे एक वो सेट करता हूं, एक्स एक्सिस और एक y एक्सिस. इसमें दो चीजें निकालना है. एक तो व्हाट इज द फोर्स विस्कस, एक तो ये निकाल. दूसरा है
find out the height of neutral layer, means in this case no movement layer, height of neutral layer. Neutral layer means suppose ये दिया हुआ है 3h, ठीक है. Find out the height of neutral layer. Neutral layer means what? The layer which is not moving at all. क्योंकि ध्यान रखना इस बार पता क्या हो रहा है, अगर ये सॉलिड लेयर है तो इस बार ये इधर मूव कर रहा है, वो उधर मूव कर रहा है. तो यानी इस बार सॉलिड वाले जो लेयर्स है वहां पे जीरो वेलोसिटी नहीं है, तो जीरो वेलोसिटी इस बार किसी और लेयर पे होगा. तो फाइंड आउट द हाइट ऑफ द न्यूट्रल लेयर, ऑब्वियसली फ्रॉम दिस एंड द विस्कस फोर्स. इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट ऑफ विद. वैसे एक प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं इज दैट हाउ विल यू नो कि विस्कोसिटी ज्यादा है या कम. तो उसका एक बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है. जैसे मान लो सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं एक ग्लास में पानी और एक ग्लास में हनी लेता हूं. अब पानी के ग्लास को पलट दो किसी सिलेंडर या किसी वेसल में, तो देखना ऑलमोस्ट फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में पानी पूरा ग्लास में से निकल जाए. एक आध बूंद चिपक जाता है, दैट इज बिकॉज़ ऑफ सरफेस टेंशन, वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर. लेकिन अगर हनी के ग्लास को ऐसे पलट दोगे तो देखना कई मिनट बाद भी अगर देखोगे तो देखना एक आध दो बूंद जो अभी भी कलेक्ट हो रहा है और धीरे धीरे गिरने वाला. तो मींस व्हाट, हनी का फ्लो इतना अच्छे से नहीं होता है, मींस इट इज मोर विस्कस. दैट्स हाउ वी इंटरप्रेट इट. ठीक है ना. चलो एनीवे, अरियंत सेड कि इट इज द सेम विद फेविकॉल. ऑब्वियसली फेविकॉल के भी अगर डब्बे को पलट दो तो ऐसे गिरता नहीं एंड ऑल, ऑब्वियसली दैट इज मोर विस्कस. अब फेविकॉल और हनी में से कौन सा विस्कस है, दैट यू एंड आई डोंट नो. सो लाइक दैट ओनली हैज टू बी डन बाय एक्सपेरिमेंट्स. चलो एनीवे लेट्स स्टार्ट. तो इसका जो यू नो फोर्स हो जाएगा विस्कस, वो हो गया ईटा ए डीवी डीआर. तो कितना आ रहा है? 10/3 is Dhruv, 2.1 is from Dhruv Gupta, 10/3 Shreyashi Basak, 9/10 Aditya Mathur. Well, 10/3 is the correct answer. क्योंकि हो जाएगा 7v minus 3v, है ना, क्योंकि ये उल्टा है ना, by 3h. यानी 10/3 eta av by h. और हाइट की जहां तक बात है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, वेलोसिटी प्रोफाइल बनाता हूं. ये हो गया 7v और ये हो गया 3v उल्टे तरफ, तो इसको ज्वाइन कर लो. दैट्स इट. तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे बनेगा, ये देखो. So this becomes the neutral layer. तो अगर ये y हो जाए तो मैं सिमिलर ट्रायंगल लगा सकता हूं, y by 3h minus y, है ना. y by 3h minus y is equal to 3v by 7 is equal to 3v by 7v, है ना. तो वो सब तो कैंसिल हो गया, isn't it? तो यानी 7y is equal to 9h minus 3y, है ना. और जो है y is equal to 9h by 10. ठीक है. तो y is equal to 9h by 10. ठीक है. That is the answer for the question as to which layer will be the neutral layer. तो height of neutral layer कितना आ गया? height of neutral layer इसमें आ गया 9h by 10. और viscous force कितना हो गया? 10/3 eta avh. एक लास्ट क्वेश्चन और भी है, and that is अगर मैं प्लेट्स का नंबरिंग कर दूंगा 1 and 2, तो ये जो फोर्स ऑन प्लेट होगा डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है. फोर्स ऑन प्लेट रिक्वायर्ड, ठीक है ना. या एक काम करो, F विस्कस ऑन प्लेट 1 वो हो जाएगा -10/3 eta av by h i क्या. क्यों? क्योंकि देखो प्लेट उधर जा रहा है तो विस्कस फोर्स तो अपोज करेगा ना उसको. तो विस्कस फोर्स माइनस में आ गया, यानी प्लेट 1 पे विस्कस फोर्स माइनस आई क्या, और प्लेट 2 इधर जा रहा है रिलेटिवली, मतलब तो प्लेट 2 पे विस्कस फोर्स इधर आएगा और सेम वैल्यू आएगा क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट सेम है. तो देयरफॉर F विस्कस ऑन प्लेट 2 is equal to
10/3 eta AV by H I cap। ध्यान रखना इसको, ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, थोड़ी देर बाद और अच्छे से पता चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ये तो आसान क्वेश्चन था। मैं इसको थोड़ा सा वो करता हूँ, चेंज करना। सपोज मैं कहता हूँ ऐसे 3 लेयर्स है, इसका 2H है, इसका 3H है, ये हो गया वेलोसिटी 5v, ये वेलोसिटी 3, ये सपोज वेलोसिटी 3v, ठीक है ना, और ये वेलोसिटी मान लो, नहीं ये वेलोसिटी सपोज v, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, अगर यहां पे मान लो अगर ओरिजिन लगा दूं मैं x एंड y, 2 क्वेश्चन है। फाइंड फोर्स विस्कस ऑन ईच प्लेट, ठीक है, ऑन ईच प्लेट, ऑन ईच प्लेट एंड हाइट ऑफ न्यूट्रल लेयर। गो अहेड। एरिया तो ए ही ले लो, कोई बात नहीं, ए और इसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट 2 ईटा और इसका ईटा, ठीक है। तो 5v 3v v, 2h ईटा 2 ईटा, 3h 3v 5v। चलो गो अहेड। अब तुमको बताना है कि फोर्स विस्कस कितना होगा इन ईच प्लेट। यानी विस्कस फोर्स निकालना है ऑन ईच प्लेट एंड हाइट ऑफ द न्यूट्रल लेयर। वेलोसिटीज का डायरेक्शन थोड़ा अच्छे से देखना, 5v 3v एंड v है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप फटाफट सॉल्व करो। सर एरिया, तो ऑब्वियसली बड़ा एरिया लोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा विस्कस फोर्स होगा, है ना। बस जैसे रिवर के केस में ए विल बी लाइक पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द बेड ऑफ द रिवर, व्हाटएवर द एरिया इज, एरिया ऑफ द लेयर ऑफ लिक्विड है, ठीक है। कोफिशिएंट्स, अच्छा हाँ ठीक है, समझ गया। अरियंत ने सिर्फ नंबर्स का वैल्यू दे दिया है, और बाकी तो आंसर देखो, आंसर विल बी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ईटा ए बी बाई एच के साथ कुछ नंबर होगा। तो ये नंबर लिख दो, इतने में मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये तो आना ही, ये तो आना ही है, तो साथ का नंबर ही इंपॉर्टेंट है आई थिंक इफेक्टिवली, है ना। चलो ठीक है, इसमें आंसर्स आ रहे हैं 8 - 8/3, 14/3, 2, दैट इज आर्यन। आंसर इज गिवन 16/3 and 1. Shreyasi -16/3, 19/3 and 1. Parth says कि प्लेट 1 पे 16/3। तो एक काम करो ना, 1 2 3 पे प्लेट 1, प्लेट 2 एंड प्लेट 3, तो तीनों पे बस नंबर्स बता दो, ये वाला है ना, अनविथ साइन, क्योंकि मैंने पूछा है विस्कस फोर्स ऑन ईच प्लेट। जैसे ऑब्वियसली इस वाले प्लेट पे विस्कस फोर्स इधर होगा, तो यानी माइनस में होगा, क्योंकि वो प्लेट उधर जा रहा है, तो विस्कस फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा। चलो -16/3, 13/3 and 1 from Dhruv Sharma, Aryan Jain, -16/3, 19/3 and 1. Okay, interesting. Okay, Aryan says कि मेरा गलत हो गया है। चलो कोई नहीं, मैं भी रिव्यूड इट, आई मीन। चलो लेट मी स्टार्ट। तो ईटा मैं 1 का कैलकुलेट कर रहा हूं, F1 मतलब विस्कस फोर्स ऑन प्लेट 1 इज इक्वल टू, पहली बात तो माइनस होगा, ईटा 2 ईटा ए इंटू dVdr, तो 5v माइनस 3v बाय 3h, ये तो 8 16 यानी इक्वल टू -16/3 ईटा AV बाय h। अब आ जाओ प्लेट 3 पे। प्लेट 3 पे एक चीज इंटरेस्टिंग है, पता क्या है? प्लेट 3 पे जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि प्लेट 3 जा तो इधर रहा है, समझे ना, प्लेट 3 इधर जा रहा है, और इंटरेस्टिंगली विस्कस फोर्स भी इधर ही होगा। नाउ यू माइट से ये कैसे हो सकता है ना, ये कैसे हो सकता है? तो अभी मैं थोड़ी देर बाद इसको समझाता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि हर कोई जो है इसके आंसर +1 दे रहा है। चलो मैं भी पहले सॉल्व कर लेता हूं, वैल्यू निकाल लेता हूं, F3 का वैल्यू निकाल लेता हूं, फिर बाद में साइन वाइन लगाऊंगा। ये -i कैप हो गया, -i कैप,
अच्छा F3 में हो गया ईटा ए वी 3v माइनस v बाई 2h, तो यानी इक्वल टू ईटा ए वी बाई एच। अब मैं क्लेम कर रहा हूं कि इस पे जो विस्कस फोर्स होगा वो होगा माइनस आई, ठीक है। तो जरा इसको समझा जाए क्यों ऐसे हो रहा है कि मैं विस्कस फोर्स की बात कर रहा हूं। एक्चुअली एक काम करो जरा सोचो इसको। सपोज अगर ये प्लेट 3v में ना जाके, ये वाला प्लेट 3v में ना जाके, अगर ये प्लेट ये वाला प्लेट v में ना जाके, अगर ये वाला प्लेट भी 3v से जाता है, इधर थोड़ा सोच के देखना, अगर ये वाला प्लेट भी 3v से जाता, इन दैट केस ये दोनों 3v करके जाते, यानी उन दोनों के लेयर के लिक्विड में कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो इन दैट केस विस्कस फोर्स 0 होता। थोड़ा सोचो इसको जरा, कि अगर ये प्लेट 3v से गया होता है ना, तो इसके ऊपर विस्कस फोर्स 0 होता, ठीक है। अब अगर तुम इसको रोकोगे तो यानी लिक्विड यहां पे 3v से जाना चाहता है। अगर इस प्लेट को स्टैंडर्ड मान के चलो तो लिक्विड यहां से तो 3v पे जाना चाहता है ना, लेकिन तुमने लिक्विड को रोक दिया, थोड़ा सा v पे जा रहा है। तो लिक्विड को अगर रोक रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि मैंने लिक्विड को थोड़ा पीछे खींचा है, यानी विस्कस फोर्स क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा, यानी क्या होगा, माइनस आई क्या। यानी इसको इस तरह से इंटरप्रेट करो, इस प्लेट को तुमको रोकना पड़ेगा। रोकना मतलब पूरी तरह से मत रोक दो, बट हल्का सा रोको, सो दैट एकदम से रुक ना जाए, बट एटलीस्ट उधर से वीस वेलोसिटी। अब मैं इसको जरा दोबारा बताता हूँ, एक बार बताने से ना कई बार लगता है हाँ चलो कुछ तो हुआ। अब हम इसको थोड़ा और बताएंगे एक बार, तो शायद ज्यादा अच्छे से एम्फसाइज हो जाए। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इमेजिन करो कि ये जो प्लेट है ये 3v से जा रहा है, तो कोई विस्कस फोर्स नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी मैचिंग हो गया, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, तो देयरफॉर देयर इज नो फोर्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर देयर इज नो फोर्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, 3v ना करके इसको v कर रहा हूं, तो यानी इस प्लेट को मुझे रोकना पड़ेगा, तभी ना थोड़ा स्लो हो जाएगा। अदरवाइज तो 3v से जा रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई विस्कस फोर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, चल रहा है अपना। अब मैं इसको रोक रहा हूं, यानी मैं रोक रहा हूं प्लेट को, तो यानी लिक्विड को मैं स्लो डाउन कर रहा हूं, तो यानी लिक्विड को मैंने ऐसे फोर्स दिया है। तो लिक्विड को मैंने अगर ऐसे फोर्स दिया है, तो एक्शन रिएक्शन यानी लिक्विड ने क्या होगा, ऐसे फोर्स दिया होगा। तो यही तो विस्कस फोर्स ऑन प्लेट है ना। तो देयरफॉर इंटरेस्टिंगली इस बार विस्कस फोर्स हो जाएगा माइनस आई। यानी अब देखो, तुम अगर बोलोगे 2 पे बताओ, 2 का फोर्स मैं अलग से कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। पता है मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो ये आ गया -16/3 और ये आ गया -1, है ना। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को अगर तुम लेते हो तो कहीं कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, कहां एक्सेलरेशन है बताओ जरा। सब v v v सर, स्टैंडर्ड वेलोसिटी जो है ना 5v 3v v। अच्छा, बीच वाले लेयर पे अलग अलग वेलोसिटी होगा, बट किसी एक लेयर का वेलोसिटी अगर देखो तो वो फिक्स होगा, यानी इस पूरे सिस्टम में कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो देखो द नेट फोर्स हैज टू बी इक्वल टू 0। अगर मान लो नेट फोर्स को 0 बनाना है, तो देखो इस पे फोर्स विस्कस क्या आ रहा है, -16/3, इस पे आ रहा है -1, तो फिर इस पे कितना होगा, +16/3 + 1 यानी 19/3। यानी इसके ऊपर जो फोर्स आ जाएगा यानी विस्कस फोर्स ऑन प्लेट 2, ठीक है, तो यानी F2 दैट विल बी 19/3 ईटा v बाय h आई कैप। ये चीज होगी। वैसे 19/3 इंटरेस्टिंगली कईयों ने दिए हैं, लेकिन पता है चक्कर क्या है कि अगर मान लो 19/3 दे रहे हो और इसके -1 की जगह +1 दे रहे हो, फिर एक दूसरा दिक्कत है क्या, कि इसका मतलब इस पूरे सिस्टम में तो एक नेट फोर्स आ गया। तो अगर नेट फोर्स आ गया तो यानी सिस्टम में कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होगा, है ना। याद रखना, अगर एक्सेलरेशन हो गया यानी वेलोसिटी के पैटर्न बदलेंगे। याद रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है ईटा ए वी, एक मैंने फॉर्मूला करिए नहीं दिया, ईटा ए डीवी डी आर, ये फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेडी स्टेट में काम करता है, ध्यान रखना, स्टेडी स्टेट में, अनस्टेडी स्टेट में नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो एनीवे ओके, देव has asked a question that is अगर 2v से ज्यादा एंड 3v से, so सर अगर जो प्लेट 2 है वो v से जाता है और जो प्लेट 3 है वो 3v से, हाँ, मतलब तो इन प्लेट दैट केस इसका विस्कस फोर्स प्लस आई कैप हो जाता है, बिल्कुल इसके ऊपर विस्कस फोर्स प्लस आई कैप। क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये v से जा रहा है और अगर ये v से जाता
तो नो विस्कस फोर्स। अब तुम उसको 3v से ले जा रहे हो, यानी तुम उसको खींच के ले गया होगा, यानी लिक्विड को तुम और तेजी से लेके जा रहे हो कंपेयर टू व्हाट इट वुड हैपन नेचुरली। तो अगर उस तरफ लिक्विड को तेजी से ले जा रहे हो तो लिक्विड उसको अपोज करेगा, यानी विस्कस फोर्स फिर प्लस आई कैप हो जाएगा। तो अगर इसका v और इसका 3v होता तो दैट केस इस प्लेट पे, इस वाले पे विस्कस फोर्स ऑन द प्लेट, ये क्या हो जाता, प्लस आई कैप। बिल्कुल सही बोल। पर इस बार ये 3v ये v है, तो यानी जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका, अभी जो डिस्कस कर रहे हैं उसका उल्टा, दैट्स व्हाई इट इज माइनस आई कैप ऑन दिस पर्टिकुलर। ठीक है ना? आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट। सबको सॉलिड जैसे तो है, इसमें भी सॉलिड इज फ्रिक्शन वाला नहीं, सॉलिड का फ्रिक्शन तो अलग है ना, वो तो नॉर्मल एक्शन ऑफ म्यू बस। नहीं सर, उसमें मैं एरिया का कोई मतलब डायरेक्शन के हिसाब से तो वही है ना सब में। देखो, इट इज द काउंटर पार्ट ऑफ फ्रिक्शन, मैं समझ रहा हूँ, इट्स द काउंटर पार्ट ऑफ फ्रिक्शन, बट फॉर्मूला फ्रिक्शन से टोटली अलग। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, याद करके देखो, और यहाँ पे एरिया के प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना? सिर्फ रिलेटिव मोशन होना चाहिए, पर रिलेटिव मोशन 2 मीटर पर सेकंड है या 40 मीटर पर सेकंड, उससे कोई मतलब, जबकि यहाँ पे तो मतलब है। तो देखो, मैथमेटिकली इट्स टोटली डिफरेंट, बट यस फिजिकली ऑब्वियसली ठीक है। वहां पे सॉलिड सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन था, उसके अपोजिंग को फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड के बीच में जो अपोजिशन हो रहा है उसको हम लोग विस्कस ड्रैग बोलते हैं, या फ्रिक्शन का ही एक काउंटर पार्ट या काइंड ऑफ समझ लो, एग्रीड, बट मैथमेटिकली वेरी वेरी डिफरेंट। फिजिकली यस ऑफ कोर्स दे आर सिमिलर। ठीक है ना? चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा इसी विस्कस ड्रैग के ऊपर। अच्छा हाँ, एक चीज तो भूल ही गया, और वो है वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लेयर। तो न्यूट्रल लेयर फटाफट कर दें, तो वैल्यू भी याद नहीं है शायद। ये 2h था शायद, और ये 3h है ना। तो देखो, इसमें कोई न्यूट्रल लेयर नहीं होगा, क्योंकि इसका 3v और इसका v है। तो यानी इसका वेलोसिटी प्रोफाइल अगर बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे, यानी न्यूट्रल लेयर यहां तो नहीं बनेगा, हाँ वहां बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3v था और शायद यहाँ पे 7v, ऐसे कुछ है ना। 7v और ये 3v ऐसे था ना कुछ, या 5v था, 7v था। तो अगर इसको y कर लो सर तो 5 हाँ 5 था 5 था। चलो, तो यानी y और ये हो गया 3h माइनस वाई, तो यानी y बाय 3h माइनस वाई इज इक्वल टू 3v बाय 5v, यानी 3/5। तो ये यहां से y आ गया, लेकिन ये 2h ऐड करेंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा फिर ना, 2h प्लस y। तो इससे y निकालेंगे, 5y इज इक्वल टू लाइक 8y इज इक्वल टू 9h, यानी y इज इक्वल टू 9h बाय 8। तो 9h बाय 8, 16 प्लस 9 25, तो 25h बाय 8, दैट्स इट। तो चलो वो अपने आप देख लेना, दैट यू कैन सी। आई थिंक एक आध आंसर्स आए भी, है ना? ठीक है। सो मैं जस्ट कि अगर मान लो 3 वाला प्लेट राइट जाता तो क्या होता? देखो, राइट जाता तो बल्कि इजी है ना। देखो, अगर मान लो नीचे वाला प्लेट राइट की तरफ जाएंगे, तब तो इसका मतलब ये कि वेलोसिटी इधर ना होकर उधर हुआ है, यानी प्लेट को और खींच के ले जाना पड़ रहा है, यानी विस्कस फोर्स फिर माइनस आई कैप होगा। आई थिंक दैट वुड हैव बीकम मोर ऑब्वियस इन फैक्ट। देखो, अगर नीचे वाला प्लेट राइट की तरफ जाता तब तो आंसर और ऑब्वियस हो जाता, तब देखना मिस्टेक भी नहीं होता शायद डायरेक्शन को लेकर। ठीक है ना? इसमें देखो, ये वही मेनली लर्निंग एलिमेंट ही था कि कई बार हम लोग विस्कस फोर्स के डायरेक्शन को गलत एस्टिमेट कर लेते। तो कैसे एस्टिमेट करना है उसका मैंने टेक्निक या तरीका सिखाया। आई थिंक नाउ यू कैन ऑब्वियसली अडॉप्ट इट। ठीक है, चलो मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा जिसके में कि विस्कस फोर्स यही लेयर वाला काम करता है, और वो है लस्सी बनाने का जो मशीन यूज होता है आजकल वो। तो लेट्स गिव द हेडिंग एज लस्सी मशीन। आई माइट से ये लस्सी मेकिंग वाला मशीन का इस विस्कस के साथ क्या रोल है? तो देखो, मुझे याद है कि जब हम लोग कॉलेज में ना, कभी कभी गर्मी में थोड़ा सा मन कर रहा है कि चलो कुछ ठंडा वो कर लेते हैं, तो लस्सी पीने जाते हैं। अच्छा, बनारस का लस्सी देखना बहुत फेमस है। बनारस में देखना खाने पीने के आइटम में एक पान और एक लस्सी बहुत फेमस है। तो खैर पान तो हम नहीं खाते थे, बट लस्सी हम लोग बहुत पीने जाते थे। और वहां पे बिल्कुल कल्चर है, जो लस्सी के दुकान होंगे ना, देखना वहां पे 2-3 न्यूज़पेपर होगा, है ना, पूरा स्टॉल अच्छा सा होगा, और 3-4 लोग जो लस्सी बनाने में लगे हुए पूरे कंटिन्यूअसली, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त सेल है।
ऐसे होता था, मतलब नाइस कल्चर है। तो अच्छा, बातें बातें भी होता था, पॉलिटिक्स की बातें हो रहा है ना, फाइनेंस की बात हो रहा है, कॉलेज की बात हो रहा है, कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, मतलब अच्छे से वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर हुआ करता था। तो अच्छा, लस्सी बनाने का प्रोसेस पहले वो वाला होता था, यूं यूं करके, जैसे पुराने जमाना। आज के दिन में ऐसे नहीं है। आज के दिन में देखना क्या, तो लस्सी ऑर्डर हो जाता है तो देखना वो लोग यूज करते हैं, दे यूज अ कंटेनर लाइक दिस, और उसके अंदर देखना मशीन से ऐसे करके एक वो ऐसे टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, ये मोटर है, मतलब मोटर के साथ अटैच्ड है, तो इसमें पूरा सारा मटेरियल डाल देते हैं, दही वही चीनी विनी जो भी डालना होता है, थोड़ा गुलाब जल और ये सब जो भी होता है, और इसको घुमा देते हैं, घूमता रहता है, तो थोड़ी देर बाद लस्सी बन जाता है। और उसके बाद यहाँ पे एक आजकल तो नल भी बना दिया उन्होंने, यहाँ पे एक टैप रहता है, ठीक है, और यहाँ ग्लास में रखो और टैप खोलो तो लस्सी निकल जाती है। तो दिस इज लस्सी मेकिंग मशीन। अब इस तरीके से कोई क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करके एक क्वेश्चन बना के देता हूं, एंड दैट इज, सपोज मैं कहता हूं कि एक लस्सी बनाने का मशीन एक सिलेंडर है, सिलेंडर ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसे रखा हुआ है और एक डिस्क रखा हुआ है, जो कि बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। बीचों बीच ना रखो तो भी चलता है, बट लेट्स से बीचों बीच। इसका रेडियस आर है एज यूजुअल, और ये एक डिस्क है, इस डिस्क को हम घुमाएंगे ओमेगा से, और मान लो जो लस्सी का मटेरियल है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और दोनों तरफ हाइट h है, दोनों तरफ हाइट h है, ये भी h है और उसके ऊपर वाला लेयर वो भी h है, ठीक है, पूरा भरा हुआ, इट्स कंप्लीटली फिल्ड सपोज, और ऊपर ढक्कन भी है। ये छोटा सा एक एरिया, दिस यू कैन नेग्लेक्ट करना, ठीक है, थिन रॉड है ना, थिन रॉड, एंड दिस डिस्क इज गोइंग घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो तुमको बताना है टाउ एंड पी रिक्वायर्ड टू, है ना, इन द मशीन, P required in this machine, torque and power required in this machine. I think इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा दिया हुआ है, जो लस्सी का मटेरियल का जो लिक्विड है वो भी घूमता रहेगा साथ में, तो उसके मटेरियल का, लिक्विड का मटेरियल का ईटा दिया हुआ है, रेडियस आर दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट। व्हाट सोम इज आस्किंग इज दैट कि अगर नीचे वाला लेयर भी नहीं, सॉरी, नीचे वाला लेयर अगर राइट गया होता तो क्या न्यूट्रल लेयर 2 होता? बिल्कुल होता 2, है ना, क्योंकि ऊपर का तो पता ही है। अगर मान लो नीचे वाला ये वाला इधर जा रहा है और ये वाला इधर जा रहा है, तो फिर एक न्यूट्रल लेयर इधर भी होता, है ना, क्योंकि इधर तो जा रहा है, और ये ऐसे करके, तो देयर वुड हैव बीन अनदर न्यूट्रल लेयर हियर आल्सो, डेफिनेटली, श्योर। जो मैंने क्वेश्चन दिया तो उसमें नहीं था, क्योंकि दोनों प्लेट एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, बट तुमने जो पूछा है उसमें तो होगा डेफिनेटली। Yes, omega is the angular velocity of the machine, जिससे घुमाया जा रहा है, constant angular velocity, and we are analyzing only at steady state. मशीन जैसे स्टार्ट करोगे ना तो मटेरियल घूमना शुरू होता है, घूमते 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 फाइनली एक स्टेडी स्टेट आता है। तो स्टेडी स्टेट के पहले कोई फॉर्मूला नहीं काम करता, दैट्स अन अनस्टेडी स्टेट, उसका कोई फॉर्मूला नहीं। So the formula can be only applied once the machine has reached a steady state. That means a constant angular velocity omega. That's the thing. So the only thought difference that will be there for the previous question, this question is that, first of all, previous was linear tha, ab rotational aa gaya. But that's not much of a big change really. The main big change is the handling of the velocity gradient. That's the main big change. ठीक है, चलो, I'm sure you must have made a little progress. I mean, I am a little impatient now because we are like almost reaching the end of the year. I mean, so let's quickly cover as much as possible. तो एक काम करता हूँ, जो भी progress किया, I'm sure you must have made a decent progress. I mean,
and let me now intervene and discuss. Let's discuss. तो ये अगर प्लेट है मान लो, तो जरा सोचो अगर मैं कोई भी r डिस्टेंस दूर, अगर मैं एक एरिया लेता हूं इस तरीके का, ऐसे वेरी स्मॉल एरिया काइंड ऑफ, ठीक है। तो एक तो ये हो गया सपोज dr, और यहां पे सपोज एक छोटा सा एंगल ले लेता हूं मैं d थीटा, छोटा सा एंगल, तो ये हो जाएगा r d थीटा। तो दिस विल बिकम r d थीटा। ये जो छोटा सा एंगल है वो है d थीटा। वेरी डिफिकल्ट टू गिव द एंगल, आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो ये एंगल हो गया d थीटा, और आई थिंक आई हैव ड्रॉन टू स्मॉल अ डायग्राम, लेट मी इंक्रीज द डायग्राम साइज। देखो ये डिस्क है मान लो, और मैं r रेडियस दूर एक छोटा सा सेक्शन लूंगा, ठीक है, r रेडियस का, और वेरी स्मॉल थिकनेस है, तो dr हो जाएगा ये, ठीक है। और ये है सपोज d थीटा, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली r d थीटा, है ना, ये हो जाएगा r d थीटा, और ये है सपोज dr। तो इसका जो एरिया होगा ना dA, so dA will be r d थीटा into dr, ये हो गया इसका एरिया। अब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी बनेगा वो बनेगा ओमेगा। तो जरा सोचो अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे भी अगर वेलोसिटी ओमेगा आर होता तो उसके ठीक नीचे जो वेलोसिटी हो तो जीरो होगा, यानी बेसिकली क्या होगा, ये ओमेगा आर होगा, उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे, ऐसे ये होगा किसी एक सेक्शन पे। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो यहाँ का वेलोसिटी प्रोफाइल सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे होगा, यहाँ पे अगर ओमेगा आर होगा तो इसके नीचे तो जीरो होगा, यानी ओमेगा आर ऐसे 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 करके वेलोसिटी प्रोफाइल। तो हर जगह पे ऐसे वेलोसिटी प्रोफाइल्स बनेंगे। तो क्या बनेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाएगा ओमेगा आर बाय एच। तो इस छोटे से सेक्शन की वजह से एक फोर्स क्रिएट हो, कितना, ईटा ए विच इज आर डी थीटा डी आर डी थीटा इंटू डी आर, ईटा ए डिविडिया, दैट इज अ फोर्स। तो यानी उस छोटे से सेक्शन में या उस छोटे से एरिया में विस्कस फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो विच इज दिस। लेकिन मुझे चाहिए टॉर्क, तो इसलिए क्या करेंगे, एक आर भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज इनटू आर, सो दिस इज द डी टाउ। तो टोटल टॉर्क के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, है ना, और ये भी इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू कैपिटल आर, और डी थीटा डी थीटा डी थीटा डी थीटा करते क्या होगा, पूरा सर्कल, यानी 0 टू 2 पाई, यानी ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई एंड 0 टू आर, दैट्स इट। तो यानी कितना हो गया, ईटा ओमेगा बाय एच, ठीक है, आर 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 क्यूब इंटू डी थीटा 0 टू 2 पाई, फिर उसके बाद डी आर इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर इज इक्वल टू ईटा ओमेगा डी थीटा, है ना, 0 टू 2 पाई इज व्हाट, थीटा, थीटा का मतलब हो गया 2 पाई, यानी इनटू ईटा ओमेगा बाय एच इनटू 2 पाई बाहर निकाल दो, इनटू आर क्यूब डी आर, यानी आर क्यूब डी आर 0 टू कैपिटल आर। ये तो हो जाएगा r4/4, तो ये 2 कैंसिल होकर नीचे आ जाएगा, यानी ईटा ओमेगा पाई r4 by 2h, दिस इज द टॉर्क रिक्वायर्ड, ठीक है, ईटा ओमेगा पाई r4/4, तो 2 कैंसिल होकर 2h, दैट्स राइट। तो दिस इज द टॉर्क रिक्वायर्ड, देख लो अच्छे से। ओके, सो मैं आज की वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकाला, तो मैं उसी पे आ रहा हूं थोड़ी देर बाद। Aryan has given an answer also, that is eta omega r cube or 2 pi r omega r4/3। ओके, नहीं आई थिंक एक बार इंटीग्रेशन चेक कर लो, ये आ गया। अब एक चीज और भी है, एक चीज और भी है, एंड दैट इज, देखो हमें पता है कि लीनियर मोशन में पावर क्या होता है, dw dt इज इक्वल टू dw क्या होता है, f ds by dt, यानी इक्वल टू fb। तो सिमिलरली रोटेशन मोशन में क्या होगा ना, सेम dw dt, लेकिन जो dw होता है वो होता है टाउ d थीटा बाय dt इज इक्वल टू टाउ इनटू ओमेगा,
यानी पावर के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, टॉर्क को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना. ऑफ कोर्स दिस इज एट स्टेडी स्टेट. सो देयरफॉर पावर विल बी इक्वल टू टाउ इनटू ओमेगा. ये टाउ है इनटू ओमेगा, यानी ईटा ओमेगा स्क्वायर पाई r4 बाय 2h. तो एक फोर्स हो गया, ये टॉर्क हो गया, ये टॉर्क है और ये पावर. आर्यन तेजास की कैन आई डू इट बाय टेकिंग रिंग्स. देखो रिंग तो मैंने भी लिया है, रिंग मैंने भी लिया है, पर टेक्निकली रिंग के साथ एक छोटा सा दिक्कत पता क्या है? छोटा सा दिक्कत ये कि हर फोर्स हर डायरेक्शन में लगेगा. तो एक्चुअली रिंग पे जो नेट फोर्स आता है ना वो जीरो आएगा, इसलिए टॉर्क बन रहा है. देखो जब स्टीयरिंग व्हील में हम लोग ऐसे फोर्स लगाते हैं तो एक्चुअली स्टीयरिंग व्हील के ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, ऐसे है ना. देखो एक ऊपर एक नीचे, लेकिन हम लोग टॉर्क फिर भी लगाते हैं बिकॉज़ इसका काइंड ऑफ अ कपल. तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा. यहाँ पे एक तरफ का अगर तुम देखोगे, यहाँ पे जगह देखोगे और यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ का वेलोसिटी ऐसे है, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ऐसे टाइप. और यहाँ का वेलोसिटी ऐसे है, तो इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे हो जाएगा? अगर मान लो ड्रॉ करोगे तो ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाएगा. तो देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट उल्टे डायरेक्शन में, तो देयरफॉर फोर्स का पैटर्न भी उल्टे डायरेक्शन में होगा. तो इट्स एक्चुअली कपल. इसलिए फोर्स एक रिंग पे होगा नहीं, इसलिए मैंने उस रिंग को भी ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर लिया. बट यस, अगर रिंग को समेट के इकट्ठे टॉर्क का एक्सप्रेशन लिख लो तो ऐसा कोई दिक्कत. सो वी कुड हैव अवॉइडेड वन इंटीग्रेशन आल्सो. दैट्स नॉट मच ऑफ अ चेंज. ठीक है ना? ऐसा अच्छा रोटेशन में भी करा था. हाँ, ऐसा क्वेश्चन रोटेशन में करा था हमने चैप्टर में, जो आपने कराया था रोटेशन. हाँ नहीं नहीं, देखो ये कोई यूनिक कंसेप्ट नहीं है. ये तो पावर इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, तो ये भी है, वो नया चीज नहीं है. और इस टाइप का भी कोई नया चीज नहीं है, क्योंकि टॉर्क इज सॉरी क्या बोलते हैं, कपल इज समथिंग दैट वी हैव डन. जैसे अगर एक क्वेश्चन याद होगा, हमने कराया था ना, वो डिस्क को जमीन पे ऐसे घुमा के छोड़ दिया, तो याद होगा ना कि हर सेक्शन पे फ्रिक्शन उसके उल्टे डायरेक्शन में लग रहा था कि कितने देर बाद वो घूमेगा और कितने देर बाद वो रुकेगा. ये क्या आता है ना, डिस्क को जमीन पे ऐसे करके घुमा के छोड़ दो, तो वो भी ऐसे घूमते 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 वो भी रेस्ट पे आता है. हाँ सर. तो उस क्वेश्चन का जो थीम है और इस क्वेश्चन का जो थीम है वो लगभग बराबर है, या पैटर्न ऑफ थिंकिंग जो है लगभग बराबर है. वो तो तुमको मिलेगा पूरे फिजिक्स में, दैट यू विल गेट थिंग्स व्हिच विल गो ऑन रिपीटिंग अगेन. एनीवे फाइनली वी कैप इट, दैट इज दिस इज द टॉर्क एंड दिस इज द पावर. तो टॉर्क किया गया और पावर का एक्सप्रेशन किया. ठीक है. नाउ कमिंग टू सोम्स क्वेश्चन, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे है. अब जरा खुद सोचो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे वेलोसिटी है ओमेगा, और इसके ठीक नीचे वेलोसिटी क्या है? जैसे अगर यहाँ पे अगर देखते हो तो अगर बेस का वेलोसिटी तो जीरो है, यानी इसका ओमेगा आर है, यहाँ का जीरो है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? ओमेगा आर अपॉन एच. लेकिन आर कौन सा? वेरिएबल वाला, स्मॉल आर वाला, नॉट दैट कैपिटल आर वाला. कैपिटल आर तो लिमिट्स में आया, कैपिटल आर तो लिमिट्स में आया, जीरो से लेके कैपिटल आर, है ना. ये चीज है. तो दैट्स हाउ वी हैव नाउ फाइनली गॉट द टॉर्क एंड पावर. अच्छा सो एक बार देख लो, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? देन वी कैन मूव ऑन. ठीक है. यस सोम, कुछ पूछना है? ओके आ गया. चलो दिस इज वन एग्जांपल. आई मीन इसके ऊपर और एग्जांपल पॉसिबल है, बट आई थिंक नाउ यू कैन डू इट योरसेल्फ. यू कैन स्टार्ट मोर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज. देखना लगभग इसी थीम के ही होंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेंगे तुमको. नेक्स्ट कांसेप्ट, एज आई सेड कि विस्कस फोर्स में टोटली अलग अलग, एक फार्मूला के साथ दूसरे का कोई मेल ही नहीं. ठीक है ना. जैसे अगला जो है दैट इज कॉल्ड एज स्टोक्स इक्वेशन, क्योंकि ये जो विस्कस वाला एग्जांपल है, ये स्टोक्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके कंक्लूजन्स किए थे, तो इसलिए स्टोक्स इक्वेशन. एंड दैट इज द मूवमेंट ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इनसाइड अ लिक्विड. इसका एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है. अभी स्कूल होपफुली जल्दी खुल जाए तो हम उस एक्सपेरिमेंट को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन आवर रियल लाइफ्स. ठीक है. बट बिफोर आई इंट्रोड्यूस दिस, बिफोर आई इंट्रोड्यूस स्टोक्स इक्वेशन, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, एंड दैट इज, देखो अभी ठंड का मौसम है, अभी जनवरी के आसपास है. देखना जनवरी ऑलमोस्ट टचिंग है इनफैक्ट. देखना थोड़े दिन बाद देखना वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस कारण बारिश होता है. मतलब क्या कि विंटर के एंड में भी देखना एक बारिश होता है. देखो नॉर्थर्न इंडिया में तो बहुत कम होता है, केरला में तो 2 बारिश का सीजन होता है, तमिलनाडु में 2 बारिश का सीजन होता है. एक रेनी सीजन तो होता ही है, और एक पोस्ट विंटर
और स्प्रिंग के टाइम जो एक पीरियड होता है उसमें एक दूसरे टाइम बारिश भी होता है, थोड़ा कम दिन के लिए होता है, भी जस्ट अराउंड 10-15 डेज है, और मॉनसून का तो ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए होता है, बट होता है वहां पे। उसी का एक समझ लो एक माइनर वेरिएंट नॉर्दर्न बेल्ट में भी होता है। इट्स ऑल ज्योग्राफी बट विद फिजिक्स अभी। और उसमें देखना 2-4 दिन बारिश होता है। अच्छा, अब जो बारिश होगा उसमें क्या होता है ना, अपर रीजन बड़ा ठंडा होता है, तो वो जो बारिश के ड्रॉप गिरते हैं वो जनरली क्या होता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग पॉपुलरली ओले कहते हैं, है ना। अब ओले जो है फेमस भी कर दिया गया हिंदी मूवीज में बाय दैट फेमस सॉन्ग, आई मीन, है ना, ओले ओले ओले, है ना, सैफ अली खान ठीक है ना। चलो खैर, तो मेरा एक सवाल है, कई बार देखो कुछ फोर्सेस को ना हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया, कईयों को कम दिया। मैं खुद ही एग्जांपल बताता हूँ, क्लास 11 के जरा सोचो, हमने न्यूटन्स लॉ में बोला कि इट्स ए चैप्टर ऑन फोर्स एंड इट्स इफेक्ट्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम वगैरह। फोर्स कौन कौन से पढ़े थे? वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, और कहो तो एक स्यूडो फोर्स। बुओयंट फोर्स तो नहीं पढ़ा था बुओयंट फोर्स भी फोर्स है, जैसे वो फोर्स है ये भी फोर्स है। और आज हम लोग विस्कस फोर्स पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक फोर्स है। यानी एज इफ ये थोड़ा सा वो वाले फोर्स है, नॉन सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट फोर्स है, वो वाले इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, एज इफ इट्स लाइक दैट। यानी इसमें भी हम लोगों ने एक वो कैटेगरी बन रखा है कि ये है ना ऊपर का कैटेगरी और ये नीचे का कैटेगरी, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन कई बार इंटरेस्टिंगली कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसके बगैर बड़े इंटरेस्टिंग कंसीक्वेंसेस या नॉन कंसीक्वेंसेस होते हैं। जरा समझो इसको। मैं ओले का एग्जांपल ले रहा हूं। एक काम करो, सपोज एयर में कोई विस्कस फोर्स नहीं है, थोड़ा सोच के देखो, सपोज एयर में कोई विस्कस फोर्स नहीं है, बता सकते हो कितने स्पीड से ओले गिरेंगे? अप्रोक्सीमेट गेस करो। 200 हाँ? मीटर पर सेकंड। कितना कितना बताया? सर 200 मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, एक गेस हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। और कोई गेस करना चाहेंगे? चलो, अच्छा एक चीज और बताओ मुझे अप्रोक्सीमेटली, कि ओले गिरते कहां से? क्लाउड्स, और वहीं से बारिश और वो सब क्लाउड वाले से गिरते हैं। जो अप्रोक्सीमेट रेन बेयरिंग क्लाउड्स होता है दैट इज अराउंड 7 to 10 किलोमीटर्स। उसके बाद जो क्लाउड्स होते हैं वो तो सब वो निम्बस क्लाउड्स एंड ऑल, उसमें इतना बारिश नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो बारिश वाला होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 10 किलोमीटर्स। मैं सपोज एक 8 किलोमीटर का एवरेज ले लेता हूँ। तो एक काम करो, मुझे बताओ कि अगर 8 किलोमीटर ऊपर से अगर मान लो ओले गिर रहे हैं, है ना, 8 किलोमीटर ऊपर से अगर मान लो ओले गिर रहे हैं, यही ले लो, तो 400 मीटर पर सेकंड। अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी क्या बनी? तो 400 मीटर पर सेकंड। 400 मीटर पर सेकंड। किसी ने, श्रेयसी ने 40 मीटर पर सेकंड दिया। अच्छा, ओम पाठक से 1500 मीटर पर सेकंड। अरे बाप रे 400 होगा। और मैंने कहीं 400 पढ़ा था कि ये इतने, मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो मतलब लोग जी नहीं पाते, मतलब मर ही जाता अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो गिर जरा गिर। सोचो, ये दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज ट्राइंग टू पॉइंट आउट, Yes, sir. कि अगर मान लो एयर में विस्कस फोर्स नहीं होता तो ओले कितने स्पीड से गिरते? 2gh, 2gh, h मतलब 8000 मीटर, यानी क्या हो गया 400 मीटर पर सेकंड। जरा सोच के देखो, जो रिवॉल्वर होता है ना, जो प्रॉपर अच्छे से रिवॉल्वर होता है, जर्मन माउजर एंड ऑल, उनमें जो गोली निकलता है वो अराउंड स्पीड से होता है 400-500 मीटर पर सेकंड। और AK-47 का तो 600 से ऊपर होता है वेलोसिटी, जो गोली का स्पीड होता है ना बंदूक से निकलता है। और जो देसी कट्टे होते हैं जो इलेक्शन में यूज करते हैं हमारे गुंडों के पाल, ठीक है ना, तो वो भी 200-250 मीटर पर सेकंड अगर सही दिशा में निकला तो। ये हिंदी मूवीज में तो वो भी उल्टा कर देते कि विलेन जो है गोली चलाया और गोली उसी पे लग गया। अब हिंदी मूवीज में तो खैर हर चीज पॉसिबल कर देते हैं, वो तो क्या कर सकते हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, यानी जरा सोचो, इतने बड़े बड़े बर्फ के गोले जो ओले हम लोग कलेक्ट करते हैं, कई बार देखना ओले गिरते हम लोग देखना घर से बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं क्या मजा आता है, जैसे बर्फ कभी देखा ही नहीं है। बट देन इट्स नाइस, हमें टक 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 करके इधर उधर गिर रहा है, आवाज भी आता है, बड़ा मस्त। हम लोग कटोरी लेके घूमते हैं ना, मतलब जैसे भीग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं ना, भाई ओले दे दो मुझे थोड़ा सा। तो ऐसे ही 2-4 ओले कलेक्ट करते हैं। अच्छा 5-10 मिनट बाद वो सारा पानी हो जाता है, कुछ होता तो नहीं है, लेकिन उसमें एक मजा है, मतलब एक सोशल वो हो जाता है। देखो हर चीज में सोशल मजा भी एक अलग है। ओले गिरते हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, बट जरा सोचो अगर इस स्पीड से ओले गिरते हैं
तो जो घर के बाहर होते हैं वो तो डर से अंदर आ जाता है, अरे बाप रे, एक ओले अगर लग गए यहाँ पे ना तो वो यहाँ से निकल आएगा। इतना स्पीड होता है उसके अंदर। तो देयरफॉर ह्यूमन रेस के लिए सर्वाइवल वुड हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ह्यूमन तो छोड़ो, जो जानवर है वो क्या करते, वो कौन से घर में घुस जाते हैं या नहीं। यानी अगर विस्कस फोर्स नहीं होता तो ह्यूमन काइंड सर्वाइव ही नहीं कर पाते, बिकॉज देन दिस hailstones would have fallen at this speed. पॉपुलेशन कंट्रोल नेचुरली हो जाता कि 130 करोड़ बिफोर ओले एंड 80 करोड़ आफ्टर ओले, ऐसे हो जाता। ठीक है ना। चलो खैर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कई बार कुछ फोर्सेस को हम लोगों ने ऐसे इनसिग्निफिकेंट बना दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हर फोर्स के देखो दुनिया में कहीं ना कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग अपने अपने रोल्स होते हैं। बट चलो एनीवे, द इक्वेशन दैट वाज पॉइंटिंग आउट वाज अबाउट स्टोक्स इक्वेशन। स्टोक्स ने बताया कि अगर एक सॉलिड स्फीयर होगा ऑफ रेडियस r फॉलिंग या मूविंग, चाहे ऐसे मूव करे चाहे कैसे मूव करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विद a relative velocity v, ध्यान रखना v velocity नहीं बोला, relative velocity v, in that case जो viscous force होता है that is equal to 6 pi eta rb। इसका एक डायमेंशनल प्रूफ भी है, शायद मैंने कराया भी होगा डायमेंशंस के टाइम वक्त, तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कि ईटा का डायमेंशन ले लो, आर का डायमेंशन ले लो, वी का डायमेंशन ले लो, और फिर टू द पावर एक्स वाई जेड करके वो सब करोगे तो देखना 1 1 1 आ जाता है। तो इसलिए इस तरीके से फिर कांस्टेंट को 6 बाई, यानी अगर चाहो तो एक माइनस डाल देना, क्योंकि विस्कस फोर्स ऑब्वियसली रिलेटिव वेलोसिटी का ऑपोजिट है, पर चलो माइनस तो ऑब्वियसली विस्कस फोर्स में हर जगह ही होगा। ठीक है ना। तो एक फार्मूला फॉर मैग्नीट्यूड इज 6 पाई ईटा आरवी। रियल लाइफ में क्या होता है जरा समझो। ठीक है ना। आज एक्चुअली ना टाइम बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तुम लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, शायद मैंने कभी शेयर किया होगा तो मुझे याद नहीं आ रहा है। एंड दैट इज, ये ट्रू इंसिडेंट बता रहा हूं मैं। ये इंग्लैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का ट्रू इंसिडेंट है, और इसका जिक्र देखना रेसनिंग हेरिटेज में भी है। और इंसिडेंट इज समथिंग लाइक दिस कि एक ना पैराट्रूपर का ट्रेनिंग चल रहा था। ठीक है ना। सॉर्टीज, पैराट्रूपर का काम क्या होता है ना, थोड़ा सा अंदर जाके एनिमी लाइंस में अंदर गिर के एंड वॉरफेयर करना। तो कई बार ना देखना दो सैनिकों के वो लड़ाई में आपस में गोलीबारी चल रहा है, स्टेलमेट हो जाता है। अब उस लड़ाई को कैसे जीत सकते हो? तो एक तरीका ये कि बॉर्डर को पार करके हवाई जहाज से पैराट्रूपर को गिरा दो, यानी बॉर्डर के इस तरफ सैनिक इस तरफ सैनिक, अब इनके बीच में न्यूट्रल चल रहा है, कोई जीत भी नहीं रहा है हार भी नहीं रहा है, बस लगे हुए हैं कई महीने से। अब जीतने का एक तरीका क्या है कि ये जो सैनिक है इनको हराने का एक तरीका, उसमें रिस्क बहुत है, कि ये वाले टीम क्या करता है, ये वाला कंट्री क्या करता है, अपने पैराट्रूपर्स को हवाई जहाज से भेज के इधर गिरा देता है। अब क्या हो गया, उस कंट्री के जो सैनिक बॉर्डर में है उसके सामने की तरफ इस कंट्री के सैनिक है और पैराट्रूपर पीछे से। अब ये इनका कोई रास्ता नहीं जीतने, लेकिन उसमें रिस्क भी है। क्यों? क्योंकि वो कौन सा कोई अपना सारा जमीन को खाली छोड़ के बैठे हुए। अब मान लो वहां पे सैनिक ऑलरेडी है उनके और पैराट्रूपर गिर रहे हैं, तो वो तो खिलौने की तरह टक 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 करके सबको मार देंगे। तो देखो इसमें रिस्क भी है बट देन रिवॉर्ड्स भी है, इट्स लाइक दैट। लेकिन पैराट्रूपर का एक चैलेंज है, जैसे मैं बताता हूं अप्रोक्सीमेटली, जनरली पैराट्रूपर को गिराया जाता है अराउंड 10 किलोमीटर, ये मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ऊपर नीचे हो सकता है। 10 किलोमीटर से ऊपर अगर तुम गिरते अगर पैराशूट खोल दो तो यू आर वेरी सेफ, पर सेफ इन वन सेंस, वेरी अनसेफ इन अनदर सेंस। क्यों? एकदम से पैराशूट खोल दो तो दैट केस क्या होगा, बड़े आराम से धीरे धीरे गिरोगे, तो यानी काफी टाइम तो वहां से गिरने में लग जाएगा। इतने में क्या जो सैनिक जो एनिमी कंट्री है वो क्या बैठ के देखेंगे, अरे वाह ये तो बड़ा मजेदार चीजें आ रहा है नीचे से ऊपर से, ऐसा तो नहीं होगा ना, दे विल फायर एंड किल एवरीबॉडी। इसलिए पैराट्रूपर के स्टेल्थ के लिए क्या करना होता है, वो 10 किलोमीटर में से 8 किलोमीटर तो ऐसे ही गिर जाता है, बस कुछ नहीं करता, ऐसे करके रख देते हैं, वो गिरते रहते हैं। Now these are very risky things। अब देखो वो ऐसे करते करते उसको अंदाजा लगाना पड़ता है कि अब मैं जमीन से करीब 2 किलोमीटर ऊपर हूँ, अब मैं अपना पैराशूट का यहाँ पे एक वो आता है, ऐसे करके खींच दो तो पैराशूट खुल जाता है, पीछे पैराशूट पीछे रहता है तो खुल जाता है। एंड देन ही विल फॉल द लास्ट 2 किलोमीटर स्लोली एंड देन सेव हिमसेल्फ। तो उसके अपने अपने तौर तरीके, वो सब अलग अलग डायनेमिक्स है, दैट वी कैन टॉक अबाउट समडे, वी हैव टाइम, जो कि मिलता नहीं है जनरली। ये होता है पैराट्रूपर का आर्ट। जितना बाद में पैराशूट खुलेगा उतना वो ज्यादा सेफ है। क्यों? बिकॉज ही विल फॉल वेरी फास्ट एंड देन इन द एंड पैराशूट से स्लो करके अपने आप को बचा लो। अगर ज्यादा लेट कर दिया फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मान लो स्लो करते हुए अगर टाइम कम मिला तो ज्यादा स्लो हो नहीं पाएगा, तो फिर धड़ाम से गिरेंगे, फिर तो सारा बॉडी क्रश हो जाएगा, फिर तो कहानी खत्म।
तो therefore you have to always have a compromise of time versus risk and all, तो वो सब चीजें। अब देखो ये जो पैराट्रूपर्स होते हैं, समझ रहे ना, इनके ट्रेनिंग कैसे होगा? तो इनके ट्रेनिंग भी ऐसे ही होता है, पहले तो पैराशूट ओपन करा के गिराते हैं सो दैट स्लोली गिरे सेफली एंड फिर पैराशूट के टाइमिंग को चेंज करते रहते हैं, यही ट्रेनिंग का पार्ट होता है। धीरे धीरे फिर पैराट्रूपर को कॉन्फिडेंस भी मिलता है। ऐसे ही ट्रेनिंग के दौरान क्या हुआ, 2 पैराट्रूपर्स को गिरने, तो वो लोग गिर गए। बट बाई चांस क्या हुआ, एक पैराशूटर ने मतलब पैराट्रूपर ने देखा कि ये क्या हो गया इसका, तो दूसरे पैराट्रूपर का हार्ट अटैक हो गया था। इमेजिन करो 10 किलोमीटर ऊपर गिरा है और विद इन ए सेकंड एक ने दूसरे का देख लिया कि इसका तो कुछ गड़बड़ है, हार्ट अटैक। नाउ यू माइट सी कैसे पता चल जाता है ना, वो तो ऑब्वियसली जब पैराट्रूपर गिरता है तो कैसे गिरता है कि अरे वाह क्या मौसम, ऐसे तो नहीं होता ना, वो तो देखते हैं चारों तरफ ऐसे कर। अब वो दूसरा वो ऐसे करके मान लो गिर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको पता चल गया कि इसको तो कुछ गड़बड़ हो। अब 2 ऐसे गिर रहे हैं, दिस इज अ रियल इंसिडेंट आई एम सेइंग, 2 ऐसे गिर रहे हैं, तो वो तो उसको कौन बचाएगा, है ना? लेकिन इसके दिमाग में क्या आइडिया जरा समझो। इसने सोचा कि देखो ये तो कुछ कर नहीं सकता है ना, तो इसने क्या किया, वो एक्चुअली ना पैराट्रूपर्स के आर्ट होते हैं कि तुम अपना स्पीड बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो। घटाने के लिए क्या करो, ऐसे करो तो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करो ना, ऐसे करके यो कर दो, ऐसे कर दो ना, तो ये जो हवा ये जो होता है ना शार्प हो जाता है ना, तो ऐसे काट के जल्दी जाता है। तो इसने क्या किया, ऐसे कर दिया सो दैट मतलब गिरते हुए उल्टा हो गए, सो दैट ये तो ऐसे गिर रहा है, ये थोड़ा फास्ट गिरा और ऐसे करके, यानी अब प्लस क्या है ना कि ऐसे करोगे तो सीधे गिरोगे, अगर ऐसे करोगे तो इन दैट केस इधर से रेजिस्टेंस हो रहा है तो इधर देखना शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से उसने ऐसे अपने आप को शिफ्ट किया और गिरते 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 उसके पास पहुंचा और उसको पकड़ लिया। यानी करीब करीब 10 किलोमीटर पे गिरा है और 1-2 किलोमीटर तक तो जाके साइड में आया और उसको पकड़ लिया, यानी अभी भी 8 किलोमीटर के आसपास अभी बचा। तो पहले 6 किलोमीटर उसने क्या किया, करीब करीब 6 या मे बी अराउंड 5 किलोमीटर में वो उसको पकड़ के गिरा, ठीक है, पकड़ के गिरा, उसके हाथ पकड़ लिया और गिरा ऐसे 5 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या किया, उसके दूसरे वाले का जो यहाँ पे वो होता है ना, एक कुछ होता है मतलब ऐसे खींच दो तो पैराशूट खुल जाता है, तो उसका ऐसे खींच दिया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि खींच के अगर पकड़ के रखोगे तो फिर पैराशूट का स्पीड बहुत ज्यादा हाई रहेगा, क्योंकि लोड डबल हो गया ना। पैराशूट का तो एक साइज होता है, तो इस हिसाब से बनाया जाता है कि एक इंसान को गिराने के लिए, अब 2-2 इंसान रहेंगे तो ऑब्वियसली साइज, तो फिर दोनों ही मरेंगे। तो उसने क्या किया, ऐसे लैच को खोला और उसको धक्का मार दिया थोड़ा सा। अब धक्का मारने के पीछे रीजन क्या है कि सो दैट दोनों सेपरेट हो जाए। देखो यहाँ पे लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन भी लग गया ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास उसी नीचे से गिरेंगे, दोनों अलग हो गए। चलो ये अलग हो गया, इसका पैराशूट खुल गया। अब दिक्कत क्या है ना कि इतना जल्दी ये पैराशूट नहीं खोल सकता, क्योंकि अगर मान लो दोनों अगल बगल है और दोनों ने पैराशूट खोल दिया तो पैराशूट तो फैल जाता है, तो दोनों फंस जाएंगे आपस में। तो यानी इसने इसको धक्का मार दिया, खुद थोड़ा सा डिस्टेंस पे चले गए, यानी 1-8 किलोमीटर और डिस्टेंस सेपरेशन हुआ। 1-8 किलोमीटर नीचे गिरा, तब तक में भी 10-20 मीटर गैप बन गया उनके बीच में, कोई बहुत ज्यादा गैप तो बनता नहीं। फिर उसने अपना पैराशूट खोला, खुद तो खैर सेफ लैंडिंग किया। दूसरा बंदे का क्या हुआ, उसको तो पता थोड़ी है, वो तो कुछ नहीं पता, वो तो ऐसे ही गिर रहा है, पैराशूट में भी ऐसे ही गिर रहा है। तो वो गिरा, एकदम धड़ाम से गिरा, लेकिन बच गया। उसके कमर के नीचे पैरालाइज्ड हो गया, तो ही वाज लाइफ लॉन्ग इन व्हील चेयर ओनली, बट हिज लाइफ गॉट सेव्ड just because of the entire bravery and the science that he could use in those 10 kilometers. इसका पूरा recorded वो है। Unfortunately इसका कोई वीडियो तो नहीं मिलेगा because nobody could record it, because nobody was there to think कि ऐसे भी हो सकता है। तो recorded तो नहीं है, वीडियो तो नहीं है, लेकिन इसका इंसिडेंट पूरा ब्रिटिश उसमें है, and he was given a special award also, जो उनके civilian highest awards and all, he was given a lot of awards for that. So that person's life was saved only because of the mind, scientific mind that this guy had, and by chance he was also I think from some engineering background, तो like उसको ये सब चीजें पता था। अगर मान लो सिर्फ ब्रेवरी होता तो ब्रेवरी से नहीं बचा सकता था, ब्रेवरी प्लस दिमाग लगाया तब जाके वो अपना सारा साइंस भी लगाया, समझे ना, and that's how he could manage to save the other person's life. He was of course paralyzed, but then ठीक है, I mean at least his life was saved. So that was a small incident of how science could save somebody's life, या knowledge of science could save somebody's life. ऐसे तो खैर बहुत सारे incidents हैं, but this was definitely one of them. तो चलो anyway, स्टोक्स लॉ के ऊपर हम लोग डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे।
So tomorrow we will be finishing viscosity, and hopefully last day we can have a little more discussion on maybe another chapter or so. We'll see. ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही करते हैं फिर. We will continue tomorrow. अच्छा, in the meanwhile मैंने CPT के आंसर चॉइसेस भेज दिया है. तो I hope you must have seen the answer choices and all. तो एक बार देख लेना, अगर उसमें कोई आंसर चॉइस में कोई डाउट है तो maybe we can discuss also tomorrow if required. Otherwise we will go ahead with that answer choice. ठीक है? सर उसका पैराशूट लेट खुला था, हाँ बेटे. उसका पैराशूट लेट खुला था, मतलब 2 किलोमीटर से लेट खुला था जल्दी. नहीं, लेट खुला की बात नहीं है. उस बंदे को तो पता ही नहीं है कुछ. वो तो जंप करते उसका हार्ट अटैक हो. तो पहले 1-2 किलोमीटर तो उसको जाके पकड़ा, फिर पकड़ के रखा, फिर जनरली 2 किलोमीटर जमीन के ऊपर पैराशूट को खोल देते हैं, पर इसका 3 किलोमीटर पे खोल दिया. क्यों? ये 3 किलोमीटर खोल के धक्का भी तो मारा है कि भाई खुद भी तो साइड में जाए, नहीं तो दोनों पे पैराशूट एंटेंगल हो जाएंगे, फिर तो गए दोनों. तो थोड़ा सा साइड गैप हुआ, तब तक उसका पैराशूट खुल चुका. ये अपना पैराशूट करीब 2 किलोमीटर पे खोला, 2 किलोमीटर हाइट पे. तो ऑल थिंग वाज लाइक प्लान्ड बाय हिम इन दैट फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड. इतने में तो पैरालाइज, वो हार्ट अटैक से हुआ था पैरालाइज. नहीं, पैरालाइज तो इसलिए हुआ क्योंकि उसको देखो, पैराशूट में ऐसे गिरना नहीं होता कि बस आराम से बैठे हैं. देखना, पैराशूट में गिरते हुए दे हैव टू रन आल्सो ऑन द ग्राउंड. क्योंकि जब पैराशूट में गिरता है ना तो ऐसे नहीं गिरते, वो ऐसे गिरते हैं. सो दैट एक कंपोनेंट दौड़ के संभाल लेता है और एक कंपोनेंट वर्टिकल, तब ना पैर पे थोड़ा जर्क कम लगता है. वो बंदा तो वो सब नहीं कर सकता था ना, वो तो एकदम सीधा गिरा. तो बस ठीक है, एटलीस्ट लाइफ बच गया, बट अदरवाइज वो पैर पे झटका लगा तो पूरा नीचे का पार्ट जो है पैरालाइसिस हो गया. नॉट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक. हार्ट अटैक तो बात है, वो तो सॉर्ट आउट बात है. ठीक है ना? सर हार्ट अटैक आंसर से तो मरा नहीं, नहीं आया. बच गया. हाँ, सर आंसर चॉइस आपने आज भेजे? नहीं, आंसर चॉइस आई थिंक कल या परसों भेजे थे शायद. सर नहीं आए. ना, भेजा तो है, भेजा नहीं है. चलो मैं एक बार दोबारा भेज दूंगा, अभी थोड़ी देर में दोबारा भेज देता हूँ. ठीक है ना? तो मैं दोबारा भेज देता हूँ एंड जस्ट हैव अ लुक एट द आंसर चॉइस. ठीक है ना? चलो ओके, आज के लिए